हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को बीए द्वितीय वर्ष से पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन या वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट पढ़ा रहा हूं और वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट के अंतर्गत मैंने पिछले वीडियो में यूनिट 7 समाप्त किया। आज मैं आप लोगों को यूनिट 8 की तरफ ले चलूँगा। यूनिट 8 में है हन्ना अरेंट, माइकल ऑक्सफोर्ड और जॉन रॉल्स। तो मैं आज आपको हन्ना अरेंट के बारे में बताने जा रहा हूं। हन्ना अरेंट कौन थी, उनके राजनीतिक विचार क्या थे। तो हन्ना अरेंट जर्मन की एक यहूदी महिला थी। इनका जन्म जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ था। हन्ना अरेंट का जन्म 14 अक्टूबर 1906 को हुआ था। जर्मनी के हैनोवर प्रांत में लिंडेन शहर में हुआ था। इनका जन्म लिंडेन शहर में हुआ था। हन्ना अरेंट के पिता का नाम, पिता कौन थे? पॉल अरेंट, पॉल अरेंट। और माता, और इनके माता का नाम था मार्था कोहेन, मार्था कोहेन। इनके माता का नाम मार्था कोहन था। हन्ना अरेंट जब 3 साल की थी तो उनका परिवार पूर्वी पर्सिया के कोनिग्सबर्ग शहर में जाकर बस जाता है और इनके पिता जो पॉल अरेंट होते हैं युवावस्था में ही बीमार हो जाते हैं। और जब हन्ना अरेंट 7 वर्ष की होती हैं, हन्ना अरेंट मात्र 7 वर्ष की होती हैं, तो इनके पिता पॉल अरेंट की मृत्यु हो जाती है। पॉल अरेंट की मृत्यु हो जाती है। जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो हन्ना अरेंट का पालन पोषण राजनीतिक रूप से प्रगतिशील परिवार में होता है, प्रगतिशील धर्मनिरपेक्ष परिवार में होता है। इनकी मां सोशल डेमोक्रेट की प्रबल समर्थक होती हैं। अपनी माध्यमिक शिक्षा बर्लिन में पूरी करने के पश्चात हन्ना अरेंट मार्टिन हाइडेगर के साथ मार्टिन हाइडेगर मारबर्ग विश्वविद्यालय में प्रवेश करती हैं। मारबर्ग विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय जर्मनी के मारबर्ग विश्वविद्यालय में प्रवेश करती हैं। और फिर हन्ना अरेंट 1929 में प्रसिद्ध दार्शनिक कार्ल जैस्पर्स के दिशा निर्देशन में वह शोध कार्य करती हैं, यानी कि पीएचडी करती हैं हीडलबर्ग विश्वविद्यालय से वह शोध कार्य करती हैं। विश्वविद्यालय से वह शोध कार्य करती हैं। उनका शोध का शीर्षक होता है, पीएचडी का यानी कि डॉक्टरेट का शीर्षक होता है द लव एंड सेंट ऑगस्टाइन। द लव एंड सेंट ऑगस्टाइन यानी कि संत ऑगस्टाइन की प्रेम की अवधारणा पर यह शोध प्रबंध पूरी करती हैं। और हीडलबर्ग विश्वविद्यालय से वह दर्शन शास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करती हैं। हन्ना अरेंट 1929 में उनका एक सहयोगी होता है, सहपाठी होता है गुंथर स्टर्न से वह शादी कर लेती हैं। 1929 में गुंथर स्टर्न से शादी कर लेती हैं। हालांकि शादी के पूर्व उनका जो अफेयर था वह मार्टिन हाइडेगर से चलता रहता है। मार्टिन हाइडेगर से कुछ दिनों तक उनका अफेयर चलता रहता है। फिर 1929 में वह शादी कर लेती हैं और गुंथर स्टर्न के साथ। जब 1929 में यह शादी कर लेती हैं तो उसी समय 1930 में जर्मनी में नाजीवाद का उदय होता है, नाजीवादी का उदय होता है। और नाजीवादी प्रभाव के कारण जर्मनी में यहूदियों का दमन प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि नाजीवाद का जो संस्थापक होता है जर्मनी में, वह हिटलर होता है। हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में नाजीवाद का उदय होता है और नाजीवाद प्रभाव के कारण
अब जर्मनी में नस्लवाद प्रारंभ हो जाता है, जातिवाद प्रारंभ हो जाता है। ऐसे में जो नाजी विरोधी होते हैं उनका दमन किया जाता है, यानी कि हिटलर ने सभी यहूदियों को मारने का आदेश दे दिया था। तो यहूदियों का दमन प्रारंभ हो जाता है। 1933 में जर्मनी में हिटलर तानाशाह बन जाता है और नाजी विरोधी यहूदियों की बड़े पैमाने पर हत्या कर दी जाती है, वहाँ पर हिंसा कर दी जाती है और जातीय नस्लवाद स्थापित किया जाता है, जातीय श्रेष्ठता स्थापित की जाती है। जो दूसरे जाति के यानी दूसरे नस्ल के होते हैं उनकी हत्या की जाने लगती हैं। हन्ना आरेंट जो होती हैं वह भी नाजी विरोधी होती हैं। तो नाजी विरोधी होने के कारण हन्ना आरेंट को 1930 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1930 में गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात, अल्प समय के ही पश्चात हन्ना आरेंट को छोड़ दिया जाता है। और जब हन्ना आरेंट को जेल से रिहा किया जाता है तो वह फिर अन्य हिंसा से बचने के लिए या गिरफ्तारी से बचने के लिए या नाजी विरोधियों या नाजीवाद के कुप्रभावों से बचने के लिए वह चेकोस्लोवाकिया भाग जाती हैं। चेकोस्लोवाकिया भाग जाती हैं। 1930 में कहाँ भाग जाती हैं? चेकोस्लोवाकिया भाग जाती हैं। और चेकोस्लोवाकिया जाने के पश्चात वह स्विट्जरलैंड चली जाती हैं और स्विट्जरलैंड से वह फिर पेरिस में चली जाती हैं। जैसा कि 1930 और 40 का दशक जो होता है, 1930 और 40 का जो दशक होता है वह जर्मनी के अधिनायकवाद का दशक होता है। वह जर्मनी के अधिनायकवाद का दशक होता है। जर्मन जो नेता होते हैं यानी कि जो नाजीवादी नेता होते हैं वह फ्रांस के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा कर लेते हैं। जैसा कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हो जाता है। इसी में जर्मनी फ्रांस के कुछ हिस्से पर भी वह कब्जा स्थापित कर लेता है। तो फ्रांस में जितने भी यहूदियों का जर्मनी से निष्कासन किया गया था वो फ्रांस में रहते हैं। जितने भी यहूदियों का जर्मनी से निष्कासन किया गया था वह फ्रांस में रहते हैं। और जहाँ यहूदियों की शरणास्थली बनी थी या जहाँ यहूदियों को रखा, फ्रांस में जिस स्थान पर यहूदियों को रखा गया था या शरणार्थी के रूप में यहूदी रह रहे थे, वहाँ भी जर्मनी का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। तो हन्ना आरेंट फ्रांस में रहकर अन्य निर्वासित यहूदियों के साथ जुड़कर वह कार्य करती हैं। शरणार्थी संगठनों के लिए वह काम करना शुरू कर देती हैं, जिससे फिलिस्तीन में प्रवास को प्रोत्साहन मिला था और वह निर्वासित यहूदियों की मदद भी शुरू कर लेती हैं। 1937 में आरेंट का गुंथर स्टर्न से तलाक हो जाता है। 1937 में आरेंट का गुंथर स्टर्न से तलाक हो जाता है। इनका रिश्ता गुंथर स्टर्न से बहुत दिनों तक नहीं चलता है, वो तलाक ले लेती हैं 1937 में। और उसके बाद हेनरिक ब्लूचर से उनका अफेयर शुरू हो जाता है। और हेनरिक ब्लूचर से वह 1940 में शादी कर लेती हैं। जर्मनी में जब नाजीवाद का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया था और जर्मन के ऊपर हिटलर का प्रभुत्व स्थापित हो गया था, तो जितने भी यहूदी होते हैं वह जर्मनी छोड़ने लगते हैं। और हन्ना आरेंट भी इस नाजीवाद के प्रकोप से बचने के लिए, नाजीवाद के विरोध से बचने के लिए वह अमेरिका भाग जाती हैं। अमेरिका में वह न्यूयॉर्क चली जाती हैं। 1941 में वह न्यूयॉर्क चली जाती हैं और न्यूयॉर्क रहकर ही अपनी गतिविधियां संचालित करने लगती हैं। हन्ना आरेंट का जो राजनीतिक करियर होता है वह 1941 से ही शुरू होता है। जब वह न्यूयॉर्क बस जाती हैं, वे अमेरिकन नागरिक, वह 1950 में अमेरिकी की नागरिकता लेती हैं। 1950 में वह अमेरिका की नागरिकता लेती हैं। 1950 में अमेरिका की नागरिकता ग्रहण करती हैं, यानी कि 9 वर्ष के पश्चात उनको अमेरिका की नागरिकता मिलती है। तो अमेरिका की नागरिकता लेने के पूर्व वह एक यहूदी सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के लिए एक संपादक और लेखक के रूप में कार्य करना शुरू कर देती हैं। और यहूदियों के लिए कार्य करने के पश्चात उनकी प्रथम पुस्तक 1951 में पब्लिश होती है, द ओरिजिन ऑफ द टोटलिटेरियनिज्म। 1951 में उनकी यह पहली पुस्तक प्रकाशित होती है।
और इस पुस्तक ने हन्ना आरेंट को अमेरिका में एक चिंतक, एक राजनीतिक सिद्धांतकार और एक दार्शनिक के रूप में प्रतिस्थापित किया। और उसके बाद उनकी अनेक पुस्तकें आती हैं, जैसे कि द ह्यूमन कंडीशन 1958 में आती है, ऑन रिवोल्यूशन 1963 में आती है, बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर 1961 में आती है, मैन इन डार्क टाइम्स 1968 में आती है, ऑन वायलेंस 1969 में आती है, ऑन पब्लिक हैप्पीनेस 1970 में आती है, क्राइसिस ऑफ द रिपब्लिक 1972 में आती है, ईच मैन इन जेरूसलम 1963 में आती है, द लाइफ ऑफ द माइंड यह 1978 में आती है। क्योंकि 1975 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, हन्ना आरेंट की मृत्यु हो जाती है, तो यह जो पुस्तक होती है द लाइफ ऑफ द माइंड, यह उनकी अधूरी पुस्तक होती है, जिसको उनके एक सहेली, उनकी एक साथी मेरी मैकार्थी पब्लिश करवाती हैं। यह एक संपादक भी थी, यह प्रेस में एक संपादक भी होती हैं, तो उनकी अधूरी कृति द लाइफ ऑफ द माइंड को यह पब्लिश करवाती हैं। तो यह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि उनकी अंतिम कृति कौन है, उनकी पहली कृति कौन है। तो द लाइफ ऑफ द माइंड उनकी अंतिम कृति है, जिसको मेरी मैकार्थी के द्वारा पब्लिश कराया गया है। उसके पश्चात हन्ना आरेंट ने अपने को एक प्रोफेसर के रूप में प्रतिस्थापित नहीं कर पाई। इतना विद्वान होने के पश्चात भी, इतने राजनीतिक सिद्धांतकार होने के बाद भी हन्ना आरेंट स्वयं को एक प्रोफेसर के रूप में प्रतिस्थापित नहीं कर पाई, लेकिन वह अमेरिका के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन का कार्य किया। परंतु 1975 में उनको हार्ट अटैक हो जाता है और हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हन्ना आरेंट का जन्म 14 अक्टूबर 1906 में होता है और उनकी मृत्यु 4 दिसंबर 1975 में होती है। 1975 में उनकी मृत्यु हो जाती है। वह एक सक्रिय कार्यकर्ता थी, वह यहूदियों के लिए लड़ने वाली कार्यकर्ता थी, वह यहूदियों के लिए लड़ने वाली महिला थी। उन्होंने यहूदियों के संरक्षण के लिए अनेक कार्य किए। हन्ना आरेंट के संक्षिप्त लाइफ को भी हम देखते हैं कि वह मार्टिन हाइडेगर की शिष्या होती हैं। मार्टिन हाइडेगर यह भी एक विद्वान होते हैं जो जर्मनी के नाजीवाद के प्रमुख नीति निर्माता होते हैं। यानी कि नीतियां बनाने के लिए हिटलर ने इन्हीं को सारा कार्य सौंपा था। मार्टिन हाइडेगर को ही उन्होंने मुख्य नीति निर्माता बनाया था कि नाजीवाद के लिए कार्यक्रमों को लागू करने का कार्यभार भी मार्टिन हाइडेगर को ही दिया गया था। और उसके पश्चात 1929 में गुंथर स्टर्न से शादी होती है। 1937 में तलाक होता है। हेनरिक ब्लूचर से वह 1940 में शादी करती हैं। हेनरी ब्लूचर से वह 1940 में शादी करती हैं। तो हन्ना आरेंट का नाम हन्ना आरेंट ब्लूचर भी होता है। हन्ना आरेंट का एक नाम हन्ना आरेंट ब्लूचर भी है। और हन्ना आरेंट तो जीवन भर इधर उधर भागती रही, लेकिन उनका जो अस्थायी जीवन होता है 1941 से शुरू होता है। वह जर्मनी से चेकोस्लोवाकिया भाग जाती हैं। चेकोस्लोवाकिया से वह स्विट्जरलैंड भाग जाती हैं, फिर पेरिस में जाकर बस जाती हैं। फिर पेरिस में भी अपने को असुरक्षित महसूस करती हैं और पेरिस से वह फिर न्यूयॉर्क भाग जाती हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी भाग जाती हैं। 1941 में वहीं बस जाती हैं। 1950 में वह नागरिकता लेती हैं और वहीं से फिर वह अपने लेखन का कार्य, पत्रों के संपादन का कार्य, विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन का कार्य उसने शुरू किया। अध्यापन का कार्य वहीं से शुरू करती हैं और अंतिम रूप से 1975 तक न्यूयॉर्क में रहती हैं। 1975 में उनकी मृत्यु हो जाती है। आइए हम देखते हैं हन्ना आरेंट के कुछ राजनीतिक विचार। हन्ना आरेंट के राजनीतिक विचार। स्वतंत्रता का विश्लेषण। स्वतंत्रता के बारे में हन्ना आरेंट की क्या अवधारणा थी या क्या विचार थे, इसके बारे में हम जानते हैं। हन्ना आरेंट ने प्राचीन और आधुनिक समाजों की तुलना करते हुए कहा है कि जो प्राचीन यूनानी नगर राज्य था, उस यूनानी नगर राज्य में राजनीतिक जीवन की प्रधानता थी। उस यूनानी नगर राज्य में राजनीतिक जीवन की प्रधानता थी। लोग प्राचीन यूनान में राजनीतिक हिस्सेदारी करते थे।
लोग प्राचीन यूनान में राजनीतिक रूप से सक्रिय होते थे, वह राजनीतिक कार्यों में भाग लेते थे। जैसा कि प्राचीन यूनान में गणतंत्री शासन व्यवस्थाएं हुआ करती थी, उस गणतंत्री शासन व्यवस्था में जितने भी परिवार होते हैं वह सब मिल बैठकर राजनीतिक मसलों पर चर्चा करते थे। अपने समाज के संचालन के लिए, अपने राज्य के संचालन के लिए वह नीतियाँ बनाया करते थे। यूनानी नगर राज्य में अधिकांश लोगों द्वारा राजनीतिक जीवन में भागीदारी की जाती थी और यूनानी नगर राज्य अपने राजनीतिक क्रियाशीलता के लिए प्रसिद्ध था। यूनान जो था वह अपने राजनीतिक क्रियाशीलता के लिए प्रसिद्ध था, अपनी राजनीतिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। यूनानी नगर राज्य की सफलता का रहस्य यह था कि सत्ता सहभागी मूलक लोकतंत्री संस्थाओं में निहित थी, यानी कि जो सत्ता थी वह सहभागी मूलक लोकतंत्री संस्थाओं में निहित थी। वहाँ लोकतंत्री शासन व्यवस्था थी और शासकों का चुनाव होता था और जो असेंबली होती थी उस असेंबली में भी लोगों का चुनाव होता था और उनका कार्य नियत होता था और धीरे धीरे किसी एक व्यक्ति के शासन का अभाव था, शासकों का चुनाव किया जाता था, उस पर से जनता का नियंत्रण स्थापित रहता था। लेकिन जो पारिवारिक और आर्थिक क्षेत्र थे, यूनान में जो पारिवारिक और आर्थिक क्षेत्र थे वह राजनीतिक जीवन से मुक्त था। राजनीतिक उसमें किसी प्रकार की राज्य के द्वारा इंटरफियर नहीं किया जाता था, चाहे वह व्यक्ति का पारिवारिक जीवन हो या व्यक्ति का आर्थिक जीवन है। यह पारिवारिक और आर्थिक जीवन जो था वह व्यक्ति का या परिवार का व्यक्तिगत था, इसमें राज्य की कोई हिस्सेदारी नहीं थी, राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। प्राचीन यूनान में पारिवारिक और आर्थिक जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। परंतु हन्ना आरेंट कहती हैं कि आधुनिक युग में हम देख सकते हैं कि हन्ना आरेंट का कहना है कि आधुनिक जीवन में हम देख सकते हैं कि जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र हैं और जो निजी क्षेत्र हैं, सार्वजनिक क्षेत्र हैं और जो निजी क्षेत्र हैं वह आपस में इतना घुल मिल गए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा निजी जीवन क्या है और सार्वजनिक जीवन क्या है। यानी कि हन्ना आरेंट का कहना है कि वर्तमान समय में आधुनिक समाजों में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र इतना घुल मिल गए हैं कि हमें यह ज्ञात नहीं होता है कि निजी जीवन क्या है और सार्वजनिक जीवन क्या है। कहने का आशय यह है कि वर्तमान समय में पारिवारिक, आर्थिक और राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बीच सीमा रेखा समाप्त हो गई है। ये जो मनुष्यों के जो 3 क्षेत्र होते हैं सक्रियता के, एक परिवार होता है, दूसरा आर्थिक होता है, तीसरा राजनीतिक होता है, तो ये तीनों आपस में घुल मिल गए हैं कि इनकी सीमा रेखा निर्धारित करना बहुत कठिन कार्य हो गया है। हम इनकी सीमा रेखा को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। कभी कभी सार्वजनिक जीवन को हम निजी जीवन बना लेते हैं और निजी जीवन को सार्वजनिक जीवन बना लेते हैं, या सार्वजनिक जीवन को हम राजनीतिक क्षेत्र में इंटरफियर कर देते हैं। तो तीनों क्षेत्र जो है आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि इनकी सीमा रेखा निर्धारित करना काफ़ी कठिन कार्य हो गया है। और हन्ना आरेंट कहती हैं कि जो राजनीतिक कार्रवाई है वह आर्थिक प्रशासन में बदल गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि संपूर्ण चिंतन और कार्रवाई का जो विषय है वह उत्पादन और उपभोग की समस्याओं तक ही सीमित रह गया है, जिससे कि जनपुंज समाज के उदय को बढ़ावा मिला है, यानी कि मास सोसाइटी को बढ़ावा मिला है। मास सोसाइटी को बढ़ावा मिला है, जनपुंज समाज को बढ़ावा मिला है। यानी कि वर्तमान जो जीवन है वह केवल उत्पादन और उपभोग तक ही सीमित रह गया है। लोग केवल उत्पादन और उपभोग के बारे में ही सोचते हैं, राजनीतिक जीवन के बारे में नहीं सोचते हैं। लोग चिंतन नहीं करते हैं, लोग भौतिकता में इतना व्यस्त होते हैं कि लोग राजनीतिक जीवन को भुला दिए हैं। लोगों का राजनीतिक जीवन केवल मताधिकार तक ही सीमित हो गया है। लोगों का जो राजनीतिक जीवन है वह केवल मताधिकार तक ही सीमित रह गया है। तो इस तरह से हन्ना आरेंट कहती हैं कि जो समाज में, आधुनिक समाजों में इस प्रकार की प्रक्रिया देखने को मिलती है, इससे केवल मास सोसाइटी को बढ़ावा मिलता है, यानी कि जनपुंज समाज को बढ़ावा मिलता है। तो आरेंट के अनुसार, इसलिए आरेंट कहती हैं कि वर्तमान समय में जो स्वतंत्रता है यह अदृश्य हो गई है। स्वतंत्रता कहीं दिखाई नहीं देती है, यह क्या हो गई है? अदृश्य हो गई है। स्वतंत्रता अदृश्य हो गई है। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी ऑन ह्यूमन कंडीशन,
ह्यूमन कंडीशन, ऑन ह्यूमन कंडीशन, यह 1958 में पब्लिश होती है। ऑन ह्यूमन कंडीशन में हन्ना आरेंट ने मनुष्य की गतिविधियों की 3 स्तरों पर पहचान की है। 3 स्तरों पर उसने पहचान की है। पहला श्रम यानी कि लेबर, दूसरा कार्य। हन्ना आरेंट ने मनुष्य के जीवन की 3 स्तरों की पहचान की है। पहला श्रम है, दूसरा कार्य है, तीसरा कार्रवाई है। वह कहती हैं कि श्रम के अंतर्गत मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूरा करता है, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यानी कि वह सुख सुविधा एकत्रित करता है। यानी कि मनुष्य श्रम करता है, चाहे वह दिमागी श्रम हो, चाहे वह शारीरिक श्रम हो। श्रम के द्वारा वह संपत्ति अर्जित करता है और अपने भौतिक संसाधनों को एकत्रित करता है। अपने लाइफ स्टाइल को वह बढ़ाता है, अपनी लाइफ स्टाइल को वह नियंत्रित करता है, अपने जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ाता है। तो यह श्रम के द्वारा किया जाता है। मनुष्य श्रम करते हैं, श्रम के द्वारा जो उनकी आय होती है वह उससे खुद का और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, भौतिक संसाधन जुटाते हैं और अपनी सोसाइटी को डेवलप करते हैं तो हन्ना आरेंट कहती हैं कि यह सबसे निचला स्तर है। यह जो श्रम जो है यह सबसे निचले स्तर की गतिविधि है। यह जो एक्टिविटी है यह बहुत निचले स्तर की है। इससे समाज को कोई मतलब नहीं होता है, देश को कोई मतलब नहीं होता है, राज्य को कोई मतलब नहीं होता है। यह मनुष्य के स्वयं से संबंधित होती है। हन्ना आरेंट कहती हैं कि दूसरा जो स्तर है मनुष्य के जीवन का वह कार्य है, वह वर्क है। मनुष्य के जीवन का दूसरा स्तर है कार्य यानी कि कृत्य, वर्क। यह जो होता है यह विभिन्न लोगों की गतिविधियां हैं, जैसे कलाकारों की गतिविधियां हैं, इंजीनियरों की गतिविधियां हैं और शिक्षकों की गतिविधियां हैं। और इस गतिविधि के द्वारा व्यक्ति सभ्यता के निर्माण में योगदान देते हैं। जैसे एक शिक्षक जो होता है वह शिक्षा देने का कार्य करता है, तो उसके शिक्षा देने से समाज का निर्माण होता है, समाज में ज्ञान का संचार होता है, लोग योग्य होते हैं। इसी तरह से जो कलाकार होते हैं वह विभिन्न कलाओं के द्वारा सभ्यता का निर्माण करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, सड़क बनाते हैं। इंजीनियर जो होते हैं वह टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके सभ्यता को उन्नति करते हैं, यानी कि नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वह सभ्यता का निर्माण करते हैं। तो यह क्या है? यह कार्य है। इसका स्थान श्रम से ऊंचा है। जो कार्य है यह सभ्यता के निर्माण में योगदान देता है, कार्य सभ्यता के निर्माण में योगदान देता है। इसका स्थान श्रम से ऊंचा है। और फिर हन्ना आरेंट कहती हैं कि सबसे ऊंचा स्थान जो है वह कार्रवाई का है। सबसे ऊंचा स्थान जो है वह कार्रवाई का है, जो समान नागरिकों के बीच सार्वजनिक परस्पर संबंधों को महत्व देता है, यानी कि परस्पर संबंधों को महत्व देता है, यानी कि पब्लिक इंटरेक्शन होता है। यानी जो कार्रवाई के द्वारा जो कार्रवाई होती है, इस कार्रवाई के द्वारा व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ते हैं। व्यक्ति सामाजिक जीवन में योगदान देते हैं, राजनीतिक जीवन में योगदान देते हैं, देश के निर्माण में योगदान देते हैं। ये कार्रवाई सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, कार्रवाई सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसके द्वारा समाज का निर्माण होता है, राष्ट्र का उत्थान होता है। तो वह कहती हैं कि यह जो कार्रवाई है यह राजनीति का विषय है। इसके अंतर्गत सभी नागरिक अपनी प्रतिक्रिया का परिचय देते हुए विश्व के बारे में विभिन्न दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं। और इसमें प्रत्येक नागरिकों को कुछ न कुछ कहने की आज़ादी होती है, कुछ न कुछ कहने की स्वतंत्रता होती है। हर नागरिक अपना विचार व्यक्त करता है कि उसको शासन पद्धतियां कैसी हैं, किस प्रकार की शासन पद्धतियां होनी चाहिए। शासन की बुराई करने का अधिकार या शासन की आलोचना करने का अधिकार भी व्यक्ति को होना चाहिए। और साथ ही साथ शासन में सहयोग करने की स्थिति में भी नागरिक होना चाहिए। तो हन्ना आरेंट कहती है कि यही वह क्षेत्र है, कार्रवाई ही वह क्षेत्र है जिससे हम विभिन्न व्यक्ति अपने अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं और मानव जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं। हन्ना आरेंट कहती हैं कि कार्रवाई ही वह क्षेत्र है जिसमें विभिन्न व्यक्ति अपनी अपनी विचार शक्ति के अनुसार मानव जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं। कार्रवाई ही एक ऐसा क्षेत्र है मानव जीवन का जो व्यक्ति अपने अपने विचारों के अनुसार मानव जीवन का उत्थान करने का कार्य करते हैं। अतः यह विचार का क्षेत्र है
और ये जो कार्रवाई है, यही कार्रवाई मानव का सार्वजनिक क्षेत्र है और राजनीतिक क्षेत्र है। इस कार्रवाई के द्वारा मनुष्य सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करता है, सार्वजनिक जीवन में गतिविधि करता है और राजनीतिक जीवन में गतिविधि करता है। तो हन्ना आरेंट कहती हैं कि आधुनिक जीवन में व्यक्ति के निजी हितों के देखरेख के लिए इतने वैश्विक स्तर पर संगठन बना दिए गए हैं, समाज की इतनी संरचनाएं दे दी गई हैं कि लोगों का सार्वजनिक क्षेत्रों की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं जाता है। यानी कि जो निजी क्षेत्र होते हैं या निजी हित होते हैं, उस निजी हितों की देखरेख के लिए वर्तमान में इतने संगठन बना दिए गए हैं कि लोगों का ध्यान सार्वजनिक प्रश्नों पर नहीं जाता है, राजनीतिक प्रश्नों पर नहीं जाता है। हन्ना आरेंट कहती हैं कि आर्थिक और वैज्ञानिक प्रगति के कारण चिंतन, मनन और दर्शन की क्षति हो गई है। यानी कि लोगों में चिंतन करने की क्षमता का ह्रास हो गया है, लोगों में दार्शनिक क्षमता का ह्रास हो गया है, क्योंकि लोग इतना भौतिकवादी हो गए हैं कि लोग भौतिकता में ही दिन रात लगे रहते हैं। उनके मस्तिष्क में चिंतन की क्षमता समाप्त हो गई है, दर्शन की क्षमता समाप्त हो गई है। इन सब का कारण क्या है? भौतिकवादी जीवन, सुख सुविधा की प्राप्ति। हन्ना आरेंट कहती हैं कि लोग मात्र अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए इतनी चिंतित और व्यस्त हैं। यानी कि हम क्या करते हैं? अपने अस्तित्व की रक्षा करना चाहते हैं। हमें केवल अपने से ही परवाह होती है, हमें केवल अपने से ही परवाह होता है। हम अपने को ही समाज में प्रतिस्थापित करना चाहते हैं, राज्य में प्रतिस्थापित करना चाहते हैं, परिवार में प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। और इसलिए व्यक्ति जो होता है वह अस्थायी मानव जगत के निर्माण को भूल गया है। व्यक्ति अब मानव जगत का, मानव जीवन का निर्माण नहीं करना चाहता है, उसका हर कार्य केवल अब व्यक्तिगत हो गया है। तो दूसरे शब्दों में लोग केवल श्रम और कृत्य के स्तर पर ही जी रहे हैं। हन्ना आरेंट कहती हैं कि लोग केवल श्रम और कृत्य के स्तर पर ही जी रहे हैं, श्रम और कृत्य के स्तर पर ही जी रहे हैं। कार्रवाई उनके जीवन से गायब हो गया है। हम केवल श्रम करते हैं और कार्य करते हैं। श्रम के द्वारा भौतिक संसाधन का निर्माण करते हैं और कार्यों के द्वारा हम समाज में योगदान देते हैं। कार्यों के द्वारा हम सभ्यता का निर्माण करते हैं, लेकिन राजनीतिक जीवन को हम भूल गए हैं। व्यक्तियों की जो कार्रवाई की क्षमता है वह कुंठित हो गई है। व्यक्तियों की कार्रवाई की क्षमता कुंठित हो गई है, अर्थात लोग केवल भौतिकवादी जीवन में व्यस्त हो गए हैं। लोग केवल भौतिकवादी जीवन में व्यस्त हो गए हैं। उनको समाज, देश, राष्ट्र और राजनीति के प्रति चिंतन मनन करने की क्षमता समाप्त हो गई है। राजनीति के प्रति चिंतन मनन करने की क्षमता समाप्त हो गई है। तो हन्ना आरेंट के इस विचारों को हम वर्तमान जगत में लागू कर सकते हैं कि जो विभिन्न राष्ट्र हैं उसमें कुछ नेता हैं, कुछ दल हैं, वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही कार्य करते हैं। और सरकार क्या कर रही है, सरकार की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, सरकार को कार्य किस तरह से करना चाहिए, इस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। वर्तमान में केवल वोट बैंक की राजनीति हो गई है। वोट बैंक के लिए लोग एक जाति को दूसरे जाति से लड़ा रहे हैं और एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं। लोग केवल अपनी पार्टी के अस्तित्व की रक्षा करना चाहते हैं, पार्टी के अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं। इस तरह और इसलिए वह दूषित राजनीति करते हैं, जबकि इस पूरे समाज को क्या चाहिए कि राज्य का स्वरूप कैसा हो, राज्य का कार्य कैसा हो, हम एक उत्तम जीवन की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, सभी मनुष्यों को सुखी कैसे बना सकते हैं, हम राज्य की संप्रभुता को कैसे कायम रख सकते हैं, हम समानता का निर्माण कैसे कर सकते हैं, स्वतंत्रता का निर्माण कैसे कर सकते हैं, सभी लोगों को बुनियादी सेवाएं कैसे दे सकते हैं। हमें इन पर चिंतन मनन करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति हो गया है वह केवल राजनीति में अपने स्वार्थों की पूर्ति करने में लगा हुआ है। हन्ना आरेंट कहती हैं कि इस स्थिति ने एक ऐसे उपभोक्ता समाज को जन्म दिया है, जिसमें संस्कृत को निरंतर मनोरंजन उद्योग का विषय बनाया जा रहा है। जिसमें जो हमारी कल्चर है उसको हमारे जो कल्चर है उसको मनोरंजन उद्योग का नाम दिया गया है। यानी कि हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति को हम अपनाते नहीं हैं, उस संस्कृतियों को देख कर केवल हम मनोरंजन करते हैं। तो हन्ना आरेंट कहती हैं कि ऐसी स्थिति में लोगों के विचार करने की स्वतंत्रता लुप्त हो गई है। हन्ना आरेंट व्यक्ति के विचार की स्वतंत्रता को प्रमुख स्थान देती हैं,
तो वह कहती हैं कि इसे पुनर्जीवित करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को पृथक होना आवश्यक होता है। इसको पुनर्जीवित करने के लिए, यानी कि विचार की स्वतंत्रता को पुनर्जीवित करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का पृथक होना अति आवश्यक है और इसके लिए राजनीतिक जीवन को पारिवारिक और आर्थिक जीवन से अलग करके फिर से महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। यानी कि पारिवारिक जीवन को अलग रखना चाहिए, सार्वजनिक जीवन को अलग रखना चाहिए, राजनीतिक जीवन को अलग रखना चाहिए। यानी कि इस जो तीनों का है, तीनों को पृथक किया जाना चाहिए और पृथक करके राजनीतिक जीवन को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। कहने का आशय यह है कि हन्ना आरेंट चाहती हैं कि जिस तरह से प्राचीन यूनान में राजनीतिक क्षेत्र को पारिवारिक आर्थिक जीवन से मुक्त रखा गया था, जिस तरह से प्राचीन यूनान में राजनीतिक जीवन को पारिवारिक और आर्थिक जीवन से मुक्त रखा गया था, बिल्कुल उसी तरह से आधुनिक युग में राजनीति का क्षेत्र अलग होना चाहिए। राजनीति का क्षेत्र पारिवारिक और सार्वजनिक जीवन से अलग होना चाहिए और पारिवारिक और आर्थिक जीवन से राजनीतिक जीवन मुक्त हो या राजनीतिक क्षेत्र मुक्त हो। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हन्ना आरेंट ने जो स्वतंत्रता का विश्लेषण किया है, तो हन्ना आरेंट की दृष्टि में व्यक्ति जो है स्वतंत्र नहीं रह गया है, क्योंकि वह केवल भौतिकता में व्यस्त है, वह केवल कार्यों में व्यस्त है। वह जबकि व्यक्ति स्वतंत्र तभी होता है जब अपने विचारों के द्वारा राष्ट्र का उत्थान करता है। हन्ना आरेंट ने इस प्रकार के जो विश्लेषण प्रकट किए हैं, यह तत्कालीन परिस्थितियों में किए हैं, क्योंकि 1933 में जर्मनी में हिटलर का उदय हो गया था और वहाँ की कुछ सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसी थी, नागरिक ऐसे थे कि उन्होंने तानाशाही की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। उन्होंने कोई रुचि नहीं ली, उन्होंने राज्य निर्माण में, सत्ता निर्माण में, सत्ता भागीदारी में या लोकतंत्रीय स्थापना में कोई रुचि नहीं ली। लोग केवल भौतिकता में ही व्यस्त रहें, इसलिए वहाँ पे हिटलर जैसे तानाशाह का उदय हो जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको हन्ना आरेंट की बायोग्राफी यानी कि जीवन परिचय और हन्ना आरेंट के राजनीतिक विचार में स्वतंत्रता का विश्लेषण बताया है। और इसके आगे है अभी हन्ना आरेंट के सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति संबंधी विचार और अन्य विचार हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।